नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2023 का जो भी करंट अफेयर रहा वो यदि आपके लिए एक सिरदर्द एक चुनौती बना हुआ है उसको रिवाइज करना, तो चलिए हम एक कंपाइल्ड वे में सब्जेक्ट वाइड यानी विषयवार तरीके से उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अब तक हमने आर्ट एंड कल्चर का और इन्वायरमेंट का जो रिवीजन है वो कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के का जो चैनल है वहां पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ इसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां जाके आप इस पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो सब्जेक्ट है वो है सोशल इश्यूज। तो सोशल इश्यूज से जुड़े क्या क्या वो मुद्दे हैं। देखिए, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन क्या वो मुद्दे हैं जिनको हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, जिनको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब इसके पहले कि हम लोग आज की चर्चा की शुरुआत करें, जरा कुछ जरूरी सूचना देख लीजिए। अनअकैडमी लर्नर्स इस साल भी शाइन कर रहे हैं, रैंक 1, रैंक 3, रैंक 6 और रैंक 9। इसके साथ ही साथ लगभग 320 से ज्यादा जो लर्नर्स हैं वो क्वालिफाई कर चुके हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। म्हणजे 2024 जहां आपको बहुत बहुत सीमित दरों में यूपीएससी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। जब आपको रेफरल कोड लगाना हो वहां पे आप मंजिल 24 इस रेफरल कोड का यूज करें, तो जो 75,380 का कोर्स है वो आपको मात्र 24,999 रुपए में मिल पाएगा। देखिए, ये आरंभ बैच है। अगर आप 2025 में इच्छुक हैं अपना एग्जाम देने के लिए, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है इस बैच से जुड़ने के लिए। यहाँ पे आपको प्री मेंस की तैयारी कराई जाएगी, आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगी बैचेस की, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये बैच शुरू हो रही है आज यानी 7 मई से, और यदि आप इस बैच से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूज करिएगा कोड KKLive31, जिसमें आप मेरे माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसमें हम आपको पर्सनली जो है मेंटरशिप वगैरह प्रोवाइड करेंगे, पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे यदि आप यूज करते हैं कोड KKLive31। देखिएगा, ये ट्रिम्फ बैच है, ये इंग्लिश की बैच है। अगेन ये 2025 के लिए है और शुरुआत इसकी हो चुकी है 6 अप्रैल से। यहाँ पे आपको सारे डाउट रेजोल्यूशन कराए जाएंगे, वीकली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल के साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप दी जाएगी, डाउट रेजोल्यूशन होगा, टॉपिक का कवरेज कराया जाएगा। ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं, सरमद महाराज, श्यामक सर, ये सब श्याम सर, ये आपकी क्लास लेंगे। लक्ष्य बैच देखिएगा, ये आईएएस 2025 के लिए हिंदी माध्यम का बैच है। इसमें आपकी प्री और मेंस की पूरी तैयारी के साथ ही साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल, 1-to-1 मेंटरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाएगी। जो आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, कोटवे सर, इसके साथ ही साथ अनुज सर, ये आपकी जो रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं वो लेंगे। इसके साथ देखिए, ये जानकारी UAIPMT यानी आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की। चलो शुरू करते हैं आज के इश्यूज, 1 by 1 देखते हैं। देखिए, पहला मुद्दा क्या है, सरोगेसी से जुड़ा हुआ कि जो है सरोगेसी को लेके अभी सरकार 2024 में लॉ बना रही है, मतलब उसमें संशोधन कर रही है। अब देखिए, जैसे मान लो कि किसी मदर को सरोगेट होना है, तो सरोगेट मदर के लिए जरूरी है कि जो है उनकी पहले से एक संतान होनी चाहिए, वो जो महिला है वो 18 वर्ष से ऊपर हो। इसके साथ ही साथ जो मतलब जो जिसको भी सरोगेट मदर हायर करनी है, जो जिनको भी सरोगेट मदर की आवश्यकता है, जरूरी है कि जो सरोगेट मदर है वो आपकी फैमिली की ही कोई महिला हो। ठीक, तो सरोगेट मदर के लिए यह आवश्यक है कि जो फैमिली की ही कोई महिला है वही किसी लेडी की सरोगेट जो है बन सकती है। ठीक है, किसी बेबी की सरोगेट बन सकती हैं। तो अब दूसरी चीज ये भी है कि जैसे मानो सरोगेसी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। होता क्या था कि जनरली जो फॉरेन के लोग थे या इंडिया में जो पैसे वाले लोग रहा करते थे, वो जनरली सरोगेट जो मदर्स उनको हायर तो कर लेते थे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि वो बच्चे को ले ही नहीं जाते थे। ठीक है, इवन इससे क्या होता था कि जो महिला है जो सरोगेट बन रही है उसको प्रॉब्लम हो जाती थी। इसके साथ ही साथ जब पैसे की बात आती थी तो कई महिलाएं पैसे कमाने के लिए कई बार जो है वो सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती थी। इससे भी समस्या ये होती थी कि उनको स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जो फैमिली के मेल मेंबर्स होते थे, फैमिली मेंबर्स, वो यूज करने लगते थे महिलाओं को कि भाई तुम सरोगेट बनो ताकि घर का खर्च चल सके। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो सरकार है वो एक टफ कानून लेके आई कि यदि आपकी एक संतान है और दूसरी चीज कि आप संतान को जन्म देने में सक्षम हैं, तो फिर आप सरोगेट मदर हायर नहीं कर सकते। दूसरा, यहाँ पे ये भी बात कही गई थी कि जो सरोगेट मदर होंगी वो आपकी फैमिली की ही कोई लेडी होनी चाहिए, बाहर की कोई महिला नहीं होगी। तीसरी बात ये भी है कि जो महिला हैं मतलब उनकी कंसेंट आवश्यक है, उनकी सहमति आवश्यक होगी कि यदि आप सरोगेट मदर उनको बनाना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रावधान थे सरोगेसी को लेके। यहाँ से आपके विमेन इश्यूज में यहाँ से आपके सवाल बन सकते हैं।
अगला मुद्दा हम उठा रहे हैं वो है महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके जो है क्या रही इस साल की सुर्खियां। तो देखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इनका क्या कहना है? WHO का ये कहना है कि दुनिया भर में लगभग हर तीसरी महिला, मतलब ये एक औसत बताया गया कि दुनिया भर में जितनी भी हर तीसरी महिला है वो अपने जीवन काल में किसी न किसी रूप से घरेलू हिंसा का शिकार होती है। अब जब हम लोग घरेलू हिंसा की बात करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, तो जनरली हम उसको कंसीडर करते हैं कि मारपीट की गई तो वो घरेलू हिंसा है। लेकिन इसको व्यापक करते हुए बताया ये गया है कि अगर आप किसी के जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, आप उसको भी हैम्पर करते हैं, या किसी की वजह से यदि सामने वाले की जो मानसिक प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, तो उसको भी घरेलू हिंसा के एम्बिट में, उसकी पेरिफेरी में रखा जाएगा। यानी निर्णय लेने का किसी का अधिकार, मतलब किसी महिला का यदि आप निर्णय लेने का अधिकार छीनते हैं, इसके साथ ही साथ अगर उसको मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी घरेलू हिंसा मानी जाएगी। देखिए, इसमें आंकड़े और भी कुछ हैं, जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5th सर्वे थे, जो 2019 से लेके 21 के बाद मतलब 21 तक चले हैं, इसमें ये कहना है कि कर्नाटका में कर्नाटका में घरेलू हिंसा का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए, कर्नाटका में घरेलू हिंसा का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, और इसके बाद बिहार, फिर मणिपुर, तेलंगाना का स्थान आता है। जब कर्नाटका, जबकि आपको पता है कि वहाँ पे क्या है, बेंगलुरु है जिसको हाईटेक सिटी माना जाता है, वहाँ पे इसका जो प्रतिशत है वो ज़्यादा है। 18 से 49 वर्ग की आयु की जो लगभग 29.3% विवाहिता महिलाओं ने शारीरिक या लैंगिक हिंसा का अनुभव किया है। अब क्या इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है? क्या कहते हैं संविधान की कुछ धाराएं, जरा देखिए। तो पहला है भारत में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून। पहला, संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 3। तो संविधान का अनुच्छेद 15 क्लॉज 3 है, ये आपको पता है कि जो आर्टिकल 15 है वो आपको समानता का अधिकार देता है ना। जैसे आपका 14 समानता, तो 15 भी समानता की बात करता है। कैसे कि जो है जाति, लिंग, धर्म, भेद के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वहीं जो 15 क्लॉज 3 है वो महिलाओं को स्पेशल राइट्स देने की बात करते हुए कहता है कि राज्य को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति है। अगर राज्य चाहे तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वो स्पेशल प्रावधान कर सकता है। इसी में आगे देखिए, इसी शक्ति का उपयोग करते हुए, मतलब इसी को आधार बनाते हुए वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, तो प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक्ट लाया गया, पारित किया गया। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हमारा देख लेते हैं। पहला ये है कि घरेलू हिंसा में क्या क्या है? शारीरिक हिंसा, मतलब किसी को अपने बलपूर्वक उनके शरीर पे कोई चोट की तो वो भी हिंसा है। मौखिक हिंसा, इमोशनली परेशान किया तो वो भी घरेलू हिंसा की पेरिफेरी में आता है। आर्थिक या लैंगिक शोषण भी शामिल है। कवर किए कौन कौन से लोग इसके अंतर्गत आएंगे? सभी महिलाएं जिनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो उसमें लिव इन में रहते थे वो कवर नहीं होते थे। अभी पार्टनर के मतलब डालते हुए जो लोग लिव इन में रहते हैं वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। आप शिकायत किसके खिलाफ जो है दर्ज कराई जा सकती है? कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में है उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हरल पी नरसौरा और अन्य बनाम जो वाद हुआ था, तो उसमें ये महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो है आप किसी के खिलाफ जो है शिकायत कर सकते हैं। तो इसमें जो शब्द था वो था व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति। तो इस शब्द से पहले आने वाले वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया। जैसे पहले था कि वयस्क पुरुष जो सदस्य है उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं, अब वयस्क पुरुष हटा के वहां पे व्यक्ति शब्द लगा दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। तो ये तो था डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ा हुआ मुद्दा। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। ये क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने विमानन क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बोइंग सुकन्या समृद्धि नहीं, बोइंग सुकन्या योजना ये लेके आए हैं आपके प्रधानमंत्री। किसके लिए? कि जो एविएशन क्षेत्र है, जो उड़ान क्षेत्र है, मतलब जो आपका जैसे पायलट वगैरह हो गया, वहां पे लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। देखिए, ये है क्या बोइंग सुकन्या कार्यक्रम? इसका उद्देश्य है पूरे भारत में लड़कियों को विमानन क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। अब अगर विमानन क्षेत्र में आपको बढ़ना है तो आपको स्टेम वाली जो पढ़ाई है बढ़ाना होगा। स्टेम मतलब है ये देखो, STEM का मतलब हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो पहले इसमें लड़कियों का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, तो पहले इसमें बढ़ाया जाए। ठीक है, इसके तहत पूरे भारत में 150 जन भारत यानी मिनिएचर
स्टेम लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्टेम क्षेत्र में पहले करियर बनाने में इनकी रुचि जागृत होगी। इसके अलावा पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही महिलाओं को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, ठीक है, ताकि मतलब वो लोग मोटिवेट हों, ठीक है, थोड़ा इंकरेजमेंट के लिए स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाएगी। हालांकि बात किया जाए तो भारत में अब तक लगभग 15% महिलाएं पायलट हैं, ठीक है। पायलट जो है उसमें 15% महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसतन से हमारे यहाँ पे 3 गुनी है। तो वैसे तो हमारे लिए अच्छी बात है, बट इसको और अच्छा किया जा सकता है अगर इस तरह के जो प्रयास है वो होंगे। प्रयास का नाम है बोइंग सुकन्या योजना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है, हाल ही में श्रम संसाधन और कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति, किस पर, बाल चाइल्ड लेबर पर एक राष्ट्रीय नीति जो है प्रस्तुत किया है। इसका जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है राष्ट्रीय नीति एक आकलन, ये शीर्षक का नाम है, इसको प्रस्तुत किया। इसमें क्या कहा गया है, देखिए एक लक्ष्य लिया गया है कि 2025 तक बाल जो श्रम है, आपने देखा होगा जैसे होटल्स में, ढाबों में क्या होता है, बच्चों से मजदूरी कराते हैं ना, तो ये जो लक्ष्य रखा गया है कि किसी भी तरीके से 2025 तक भारत को हम बाल श्रम से मुक्त कर देंगे, मतलब बाल श्रमिक इंडिया में नहीं होने चाहिए, ये जो है लक्ष्य रखा गया है। तो पहले देखो जरा बाल श्रम होता क्या है। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी बाल श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परिभाषा देखें तो इसका ये कहना है कि ये उन कार्यों या श्रम को संदर्भित करता है जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था से वंचित करे। ठीक है, तो अब मतलब बच्चे का जो है वो क्यूरियस माइंडसेट है कि वो भाई दुनिया को देखे, पढ़ाई लिखाई करे या खेले कूदे, जिससे उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप हो, देश का भविष्य भी सुरक्षित हो, इसके साथ ही साथ जो बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो सके। लेकिन जब आप उसको श्रम में डाल देंगे, मतलब होटल में, ढाबों में आप देखिए जब बच्चे काम करते हैं ना, छोटू वोटू सब क्या 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 बुलाते रहते हैं, तो उनकी बाल्यावस्था तो वहां पे चली गई, वो क्या ही खेल खेल रहे होंगे, क्या ही पढ़ रहे होंगे। तो वो हर काम जो उनको उनके बाल्यावस्था से अलग करे, उनकी गरिमा को भी प्रभावित करे। आपने देखा होगा अक्सर जो ऑटो पे रहते हैं, है ना, बच्चे छोटे छोटे, तो लोग उनको मार भी देते हैं, इवन जो है जो किस डेरोगेटरी वे में जो है उनसे बात भी किया जाता है। तो ऐसा होता है ना कि बहुत समय से पहले, कहते हैं समय से पहले ही ये बच्चा मेच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने वो सारी चीजें जो एक लेवल के बाद हो सकता है कि परिस्थिति आपको दिखाए, वो बहुत पहले ही उसको फेस करनी पड़ जाती हैं, तो उसकी गरिमा का हनन होता है, उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। ये जो एक्ट है ये उन सबको कवर करेगा। ठीक है, बच्चों को स्कूल जाने के अवसर से वंचित किया जाना और स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करना, उन्हें समय से पहले स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करना और उन्हें अतिरिक्त बाहरी काम के बोझ के कारण स्कूल जाने से रोकना। आपने देखा होगा कि अभी भी इंडिया में जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना चुके हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, तो बच्चा जिसको हम भविष्य मानते हैं कि जो है देश का भविष्य हमारे बच्चों के हाथ में है। कल आज जो बच्चा है कल को वो युवा होगा और युवा ही देश की कुंजी है। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं कि एक तो मान लो कि कोई हमारे पास जो मतलब पैसे नहीं है कि हम उनको स्कूल भेज पाए, तो अगर सरकार उनको स्कूल भेज रही है तो आप उनको जाने से रोक रहे हो, जबकि मौलिक कर्तव्य आप याद करिए तो यहाँ पे 51A सब क्लास के क्या कहता है कि जो बच्चों पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चे को क्या करे, स्कूल भेजे, है ना। लेकिन फिर भी हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं पर हम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जा रहे हैं। तो जरूरी था कि अपने बच्चे को स्कूल भेजा जाए। तो पहले कुछ समय पहले ये हवाला दिया गया कि हमारे पास खाने को नहीं, हम बच्चे को पढ़ाएं कहाँ से। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, तुम मत खिलाओ, हम मिड डे मील में बच्चों को वहीं पे खिला देंगे। अब ये उल्टा हो रहा है कि मिड डे मील में खाना खा लो और उसके बाद जाके काम करो। ठीक, जो स्कॉलरशिप वगैरह की जो बच्चे को मिलती है उसमें भी इतने लूफोल्स आ जाते हैं कि बच्चा उसको अपने हक के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दूसरा, आप देखते होंगे कंपनीज या इंडस्ट्रीज, उनको जो बाल श्रम है वो सस्ते में मिल जाता है। मतलब जब कोई बच्चा काम करता है तो वो उसको अपने अधिकार, कर्तव्य ये सब पता नहीं होते, उसको डराना धमकाना बहुत आसान होता है। इसीलिए आप देखेंगे खादानों में, खानों में बच्चों को हायर करते हैं क्योंकि उनसे कम श्रम में ज्यादा काम कराया जा सकता है ना। तो इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए इसकी बात की जा रही है, किसकी, कि कौशल विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की इस रिपोर्ट की बात किया जा रहा है। आने वाले टाइम में जब कल को आप IAS ऑफिसर्स बनेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि देश के भविष्य को आप इंश्योर करें। ठीक, तो ये सब आप तब इंश्योर करोगे जब आप समझोगे कि समस्या दरअसल क्या है। आगे की खबर की तरफ चलते हैं। देखिए ये है बाल श्रम अधिनियम के लिए अभी तक जो है क्या क्या किया जा चुका है। तो बाल श्रम अधिनियम के मतलब किस तरीके से हम बाल श्रम हटाएं, इसके लिए ILO की रिकमेंडेशन पे जो है भारत अपना प्रतिबद्ध है। ILO में यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में
कुल 182 सदस्य हैं, भारत भी उनमें से एक है, तो उसको लेके भारत सजग है, भारत इसमें भी सदस्य बना हुआ है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है हम रोजगार नहीं देंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आप जो है 18 वर्ष तक के हैं, मतलब 15 से लेकर 18 के बीच में आते हैं, तो आपको खतरनाक जो जगह है, खतरनाक खान जो होता है, खान हो गया या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, वहाँ पे आपका बच्चे को जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना, इसके तहत बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए, अगर मान लो कोई बच्चा है जो पहले से मजदूर है, तो उसको वहां से हटाओ, रिहेबिलिटेट करो, फिर किसी और जगह पर उसको लाओ, तो उसको कहते हैं पुनर्वास। इसके लिए विशेष विद्यालय, जैसे आप देखते होंगे कई सारे वैसे विद्यालय से आवासीय विद्यालय होते हैं जहाँ पे जाके रहा भी जा सकता है, तो वहां पे उनको ले जाएंगे, रखेंगे, खाना वाना खिलाएंगे और उसके बाद पढ़ाई भी कराएंगे। तो कैसा स्कूल बना रहे हैं, पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय बनाए जाएंगे। ये केंद्र की व्यवस्था है और इसका प्रबंधन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप देख के लग रहा होगा कि इसका जो करने की जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब एजुकेशन की होगी, ये जो शिक्षा मंत्रालय इसकी जिम्मेवारी होगी, लेकिन ये शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये देखिएगा तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ये पूरा काम आपका करता है। फिर देखिए पेंसिल पोर्टल। पेंसिल पोर्टल क्या है कि ये बाल श्रम के शिकार बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए मजबूत साधन है। इसका प्रबंधन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। फिर देखिए बचपन बचाओ आंदोलन, जो कैलाश सत्यार्थी से जुड़ा हुआ है, हालांकि एक एनजीओ है, लेकिन इसने अब तक भारत में 85,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है। ज्यादातर जैसे जो कालीन इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, तो कालीन इंडस्ट्री में बच्चों को ही रोजगार देते थे। देखिए उनकी जो उंगलियां होती है बहुत पतली होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, और कालीन में बहुत सॉफ्ट कढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो लोग क्या करते थे, बच्चों को हायर कर लेते थे। अब इन सबसे को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी ने आवाज उठाई, बचपन बचाओ आंदोलन के तहत लगभग 85,000 बच्चों को रेस्क्यू कर चुके हैं अब तक जो सत्यार्थी हैं वो। अगली जो न्यूज है उसको देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय यानी यूएनओडीसी ने बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो देखिए वाले तस्करी क्या होती है। तस्करी का मतलब कि किसी बच्चे को गायब कर ले जाना और उसको मतलब या तो बॉर्डर पार करा देना, या स्टेट से, जिस मान लीजिए कोई यूपी का रहने वाला है तो किसी और राज्य में, या मान लीजिए किसी और देश में ले जाना, और वो भी बलपूर्वक, है ना, बिना उसकी नॉलेज में, तो तस्करी हो गई। अब बच्चों की तस्करी के बारे में देखिए, इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे घरेलू काम कराना, विभिन्न उद्योगों में जबरन बाल श्रम कराना, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल कर लेना। भाई बच्चे को तो पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, है ना, तो आप उसे कुछ ऐसे काम कराओ जो कानून की यानी विधिक परिफेरी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक, तो इसी में आप देखते होंगे बच्चों से भीख मंगवाने का काम, है ना। अब उसको तो नहीं पता है कि सही है या गलत है। आप देखते होंगे जनरली क्या होता है, जब सिग्नल वगैरह रुकते हैं, रेड लाइट होती है, तो वहाँ पे न जाने कितने सारे बच्चे आ जाते हैं, तो कोई कुछ करता है, कोई रस्सी पे चल के दिखाता है, मतलब जानबूझ के आप उनको डेंजर में डालते हैं। तो भीख मांगने के लिए, उनके अंगों के व्यापार के लिए इस्तेमाल करना, इसके साथ ही साथ वाणिज्यिक यौन कार्यों में शोषण करना, ये सब जो है इसी के रूप में आते हैं। राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का जो डेटा है वो कहता है कि 2021 में भारत में हर दिन औसतन 8 बच्चों की तस्करी की गई है। आप सोचिए कि इस कद्र, मतलब हर दिन 8 बच्चा, यानी 8 युवा, 8 जो फ्यूचर है वो आपने कितना इनसिक्योर कर रखा है। इसको नियंत्रित करने वाले कुछ कानून देखेंगे तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956, इसकी मुख्य उद्देश्य अनैतिक व्यापार और वैश्य व्यवसाय को रोकना है। बधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976, इस अधिनियम का उद्देश्य बधुआ मजदूरी को समाप्त करना और कमजोर वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकना है। फिर देखिएगा मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994, इसके तहत मानव अंगों के व्यापार को दंडनीय अपराध बनाया गया है। फिर देखिएगा बच्चों से जुड़े हुए यौन अपराध से संरक्षण, ये पॉक्सो अधिनियम है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन हिंसा, यौन पीड़न और अश्लील सामग्री से बचाना है। ये कानून बच्चों के खिलाफ तस्करी शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये भी विचार करने योग्य है कि जो सोशल मीडिया का युग चल रहा है वहाँ पे हम कितना बचा पा रहे हैं अपने बच्चों को जो इस तरह के अपराध वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप देखिए डिजिटल मीडिया में हर चीज़ें इतनी आसानी से एक्सेसिबल हो जाती हैं। हालांकि आप रिपोर्ट वगैरह भी कर लीजिए तो भी आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे कई सारी जो अश्लील वीडियोज़ हैं, अश्लील जो सामग्रियाँ हैं, कितना फ्लडेड हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम सब लोग एक जागरूक नागरिक जरूर बने, और जब भी इस तरह का कोई कंटेंट आता है तो आप इसको रिपोर्ट अवश्य करें, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। आगे बढ़ते हैं।
देखिए जरा दिव्यांग जो जन है उनकी बात करते हैं। दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त के न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिए हैं जो दिव्यांग जनों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को नया स्वरूप देने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखिए क्या वो निर्णय है। पहला, न्यायालय ने आदेश दिया कि देश के सभी सरकारी कार्यालय दिव्यांग जनों के लिए सुलभ होने चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, इसमें जितने भी आपके सरकारी कार्यालय हैं, चाहे वो फोन का हो, बैंक हो, उसको आपको इस हिसाब से बनाना होगा कि वो दिव्यांग जनों की जो नीड है उसको भी फुलफिल करे। इसके लिए यदि सुलभ नहीं है तो उसको भूतल या अन्य किसी सुलभ स्थान पर स्थानांतरित करें। मतलब अब मान लो टॉप फ्लोर पे है या किसी और फ्लोर पे, तो भाई जो दिव्यांग पर्सन उसको तो दिक्कत हो सकती है, तो या तो आप उसको ग्राउंड फ्लोर पे ले आइए या कोई और सुलभ स्थान पे ले जाइए। एक अन्य मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि देश में व्यापार कर रहे सभी भारतीय और विदेशी विमानन कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वे विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करें। ठीक, फिर देखिए ये 2016 का प्रावधान क्या है। तो इसका जो प्रमुख प्रावधान है कि इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके जीवन को सुगम बनाना है। दूसरा, यह अधिनियम दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर, सुरक्षा, सम्मान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये था आपका दिव्यांग जनों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बनाने का जो तरीका था। अब जरा शिक्षा मंत्रालय की ओर चलते हैं और देखते हैं शिक्षा जगत से क्या खास खबर हमें देखनी है। तो देखिए शिक्षा मंत्रालय ने भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मान्यता प्रणाली में सुधारों पर गठित राधा कृष्णन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। ठीक है, किसको लेकर, क्योंकि कॉलेज को जो मान्यता देने वाली होती है उसको लेकर के बनी थी। इस समिति में जो कार्य सौंपे गए थे उनमें मुख्य रूप से दो बिंदु थे, दो चीजों पे इन्हें काम करना था। पहला कि मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की थी, इसमें प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के लिए एक रोड मैप तैयार करना। समिति ने क्या सुझाव दिया कि दिसंबर 2023 तक प्रस्तावित मान्यता प्रणाली को अपनाना चाहिए। दूसरा, एनएससी भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के 4 कार्य क्षेत्रों में से एक है। एनएससी सबसे उच्च स्तर का मान्यता प्रदान निकाय होगा। ठीक है, अब जरा चलते हैं महिला एवं बाल विकास की तरफ। क्या है खबर कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देने और उनकी सहायता के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल की शुरुआत की है। अब आपको पता है आंगनवाड़ी बेसिकली जो स्कीम है वहां पे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, अगर उनका छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा मतलब जो शिशु है, अगर मान लो महिला जॉब कर रही है तो अपने शिशु को आंगनबाड़ी में छोड़ सकती है। आंगन जो शब्द है वो आपके जो घर में आंगन होता है ना, वहाँ पे दादी नानी के साथ बच्चे खेला करते थे, तो वहीं से इसको डिराइव किया गया कि आंगनबाड़ी में जो है आप अपना बच्चा छोड़ के जाइए और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होंगी वो उसका देखभाल करेंगी। अब मान लो कि अभी क्या किया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं इसके लिए एक नया लाया गया और ये है आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल। यह कदम समावेशी पोषण और बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इसके संबंधित तथ्य देखते हैं कि यह प्रोटोकॉल पोषण अभियान के तहत दिव्यांग जनों की समावेशी देखभाल के लिए एक मॉडल तैयार करेगा। स्क्रीनिंग, प्रारंभिक लक्षणों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। दूसरा कि दिव्यांग को सामुदायिक कार्यक्रमों में शामिल करा जाएगा, उनके परिवार को सशक्त बनाया जाएगा। देखिए होता क्या है कि जनरली जब कोई दिव्यांग होता है, खासतौर से शिशु, तो उसको समाज उस दृष्टि से नहीं देखता जितना सामान्य पर्सन को देखता है। तो कहीं ना कहीं हम उस पर्सन का जो बच्चा है उसके साथ जो समानता का अधिकार है वो उसको प्रदान नहीं कर रहे हैं। और एज अ सिटीजन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हर कोई देश में सुरक्षित महसूस करे। हर किसी को देश उतना ही अपना लगना चाहिए जितना हमारा है। और इसके लिए जो हमने सोचा है, जो सरकार का लक्ष्य है कि वो है क्या, गवर्नमेंट एट योर डोर, यानी शासन आपके द्वार पर। और शासन आपके द्वार पर तभी होगी जब सबको सबका अधिकार मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए यह प्रोटोकॉल प्राथमिक चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2022 के रूप में तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आंगनवाड़ी स्तर पर ही दिव्यांग बच्चों की पहचान और सहायता कर दी जाए। ठीक, अब जरा चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति ने पहली बार बच्चों के स्वच्छ, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण में रहने के अधिकार पर मार्गदर्शन जारी किया है। यह कदम बच्चों के पर्यावरणीय अधिकारों को संरक्षित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। तो पहले देखते हैं क्या है ये। ठीक है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति क्या है। ये बाल अधिकार समिति 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है जो संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन पक्षकार देशों को इसके अनुपालन की निगरानी करता है। ये देखेंगे तो सीआरसी को 1989 में अपनाया गया था और ये बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, उत्तरजीविता और विकास जैसे कई अन्य अधिकारों को संरक्षित करता है। मार्गदर्शन के क्या महत्व हैं? इसके माध्यम से बच्चों के पर्यावरणीय अधिकारों को अधिक स्पष्ट, व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
अब जो सोशल इश्यूज थे उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनती हैं। ज़्यादातर जो ये मुद्दे हैं ये मेंस में आपको ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये जो सेक्शन होता है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल फिर भी जो भी खास मुद्दे थे वो हमने आज के एक छोटे से सेशन में डिस्कस कर लिया, जिससे कि आपका ये टॉपिक छूटे नहीं। ठीक है, अब आने वाले टाइम में मतलब पॉसिबली बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो हम लोग पॉलिटी, आईआर और साइंस एंड टेक ये एक एक सब्जेक्ट उठाते जाते हैं, ताकि मान के चलो 7 से 8 दिनों में हमारा एक पूरा रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हमने रिवीजन किया है इस पर आधारित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ताकि प्रीलिम्स के पहले पहले हमारा जो पूरा करंट अफेयर है वो क्वेश्चंस के साथ रेडी हो जाए। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें जरूर सूचित करिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ आपके अगर अपने कोई जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया इसमें भी आपको कुछ ऐड ऑन करना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर ऐड करें। चलिए आज के करंट प्रवाह को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर से आपसे मिलेंगे करंट प्रवाह के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।